केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये पॉइंट भी होना जरूरी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो गैसेस के रिएक्शन होते हैं वो हमेशा क्लोज कंटेनर में किए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। अगर सपोज गैसेस प्रोडक्ट में है तो वो एस्केप कर जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, फिर इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता। इसीलिए हमें रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में रखना होता है। तो यहाँ आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा कि क्लोज कंटेनर में पार्टिकल्स प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और इसी तरह प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, और ये क्लोज कंटेनर में ही चल रहा है। तो ये गैसेस का रिएक्शन है हमारे पास क्लोज कंटेनर्स के लिए, यानी इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें होता है, क्लोज कंटेनर में होता है। फिर हमारे पास क्या है कि रेशियो ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या रह रहा होता है, कांस्टेंट रह रहा होता है। वो कैसे आपको समझ आएगा, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन समझेंगे वहां आपको पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, हमेशा क्या रह रही होती है, कांस्टेंट रह रही होती है। चाहे आप कितनी ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज क्यों ना कर दें, आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी एक ही खास रिएक्शन के लिए। यानी कोई पर्टिकुलर अगर एक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ही हमेशा मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह आपको कलर, जब इक्विलिब्रियम आएगा आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको कलर जो लिख रहा होगा, एक कांस्टेंट कलर दिख रहा होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। स्टार्टिंग में जब एक रिएक्शन चल रहा था और जब वो रिएक्टेंट चेंज होते जा रहे थे या प्रोडक्ट बनते जा रहे थे तो कलर चेंजेस आते जाएंगे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो तब आपको क्या होगा, एक कांस्टेंट कलर मिलेगा, कलर में चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर उस सॉल्यूशन या उस मिक्सचर या उस केमिकल इक्विलिब्रियम को आप मेजर करेंगे तो उसकी डेंसिटी भी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और ये जो पॉइंट है, अगला वाला पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम। चाहे आप प्रोडक्ट से रिएक्शन को स्टार्ट करें, चाहे आप रिएक्टेंट से रिएक्शन को स्टार्ट करें, आपको वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो की वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। आपको इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पहला एक ग्राफ तो मैं आपको समझा चुका था कि जिसमें SO3 प्रोडक्ट था और SO2 और O2 हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि SO2 हमारे पास क्या है और O2 हमारे पास रिएक्टेंट है, तो वक्त के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और SO3 हमारे पास वक्त के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस केस में SO3 प्रोडक्ट, SO2 और O2 हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन अगली एग्जांपल में आप देखें तो SO3 हमारे पास रिएक्टेंट है और SO2 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो SO3 वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा, और SO2 वक्त के साथ साथ और O2 वक्त के साथ साथ क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और इन पे जो वैल्यू मिलेगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, चाहे आप SO3 को प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप SO3 को रिएक्टेंट बनाओ, वो Kc इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है कि आप SO3 को रिएक्टेंट कंसिडर करें या प्रोडक्ट कंसिडर करें, दोनों तरीकों से आप इसकी वैल्यू एक ही आएगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है उसका, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। मतलब आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हों या आपने 100 मॉलिक्यूल इनिशियली लिए हों SO2 और O2 के, या 1000 मॉलिक्यूल लिए हों, आपको जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन क्यों चेंज ना कर दें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर रेशियो पे ही आता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ही होता है हर रिएक्शन के लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक रिलेटेड है मोशन से, कि वो इक्विलिब्रियम कि जिसमें मोशन भी हो रहा हो, जो स्टैटिक ना हो, रेस्ट पे ना हो, यानी इक्विलिब्रियम भी हो, दोनों तरफ जो मूवमेंट है वो बराबर हो, लेकिन मोशन चल रही हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको इस एनिमेशन को ही समझ लें जो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, कि जिसमें आपको रिएक्टेंट दिख रहे हैं, प्रोडक्ट दिख रहे हैं, और इन एंड्स की मूवमेंट देखें कि अगर एक एंड एक पार्टिकल लेके जा रहा है तो दूसरा भी लेके आ रहा है। बज़ाहिर तो हमें ये दिख रहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया, रिएक्टेंट जितने यूज होने थे यूज हो गए, अब शायद रिएक्शन स्टॉप हो चुका होगा। जो मैंने अपरेंट कहा था कि अपरेंटली हमें ऐसे दिख रहा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन बाहर से कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन रियलिटी में जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये छोटे छोटे जानवर क्या कर रहे होंगे,
साथ में अपने छुप छुप के चोरी चोरी करके एक एक पार्टिकल को आगे लेके जाएंगे और इसी तरह वहां से भी चोरियां होती जाएंगी और पार्टिकल इधर आते जाएंगे। तो जितने पार्टिकल ये इधर से लेके जा रहा है उतने पार्टिकल यहां से भी लेके आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। क्यों स्टॉप नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब वो इक्विलिब्रियम में आता है, उस इक्विलिब्रियम के दौरान फॉरवर्ड भी रिएक्शन चल रहा होता है और बैकवर्ड भी रिएक्शन चल रहा होता है, जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि वो स्टेज जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो माइक्रोस्कोपिकली आपको दिख रहा है कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, ये रिएक्शन चल रहा है फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली रिएक्टिंग, ये पॉइंट है ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट के भी। प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहा है। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज। अगर इसी एनिमेशन में आप देखें तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो उतना ही रहेगा, जो प्रोडक्ट है वो भी उतना ही रहेगा, वो अपनी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जितने पार्टिकल यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे उतने ही पार्टिकल वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आएंगे, इसलिए वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा होता। सब्सटेंसेस ट्रांजिशन बिटवीन आर एंड पी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सब्सटेंसेस ट्रांजिशन यानी चेंजेस कर रहे होते हैं, जिसकी बात हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में चेंज होते जा रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। बोलिए। अब डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जिसपे असल में केमिकल इक्विलिब्रियम के सेंस को समझना है हमें, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया? ये दो केमिस्ट ने दिया जिन्होंने आपकी भी जिंदगी अजीरन बनाई है और मेरी भी, कि इनका नाम है गोल्डबर्ग और पीवेज। इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये दोनों खुशी से बैठे हुए हैं। अब तो शायद लेटे हुए होंगे, लेकिन हम इनका फायदा उठा रहे हैं इनके वर्क का, कि जो उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेट काम किया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या हमें? वो ये कहता है कि रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। ये क्या पॉइंट है कि अगर हम कहें कि एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या अगर 100 मॉलिक्यूल्स में लूं रिएक्टेंट के, क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में जाएंगे? इससे रिलेटेड ये लॉ है। और इस लॉ में जो असल में ये लॉ लाया किस लिए गया कि हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्क्राइब कर सकें कि वो स्टेज में क्या है, केसी की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टर्म आएगा जिसको ये पूरा लॉ डिफाइन करना चाहता है, और वो कहता है कि एक टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो लेते हैं वो आपको हमेशा क्या मिलेगी? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट मिलेगी। ये असल में लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, जिसको हमने लास्ट में डिराइव करना है इक्वेशन में। जो पॉइंट है कि हमारे पास एक्टिव मास क्या चीज है, तो उसी पॉइंट को मैं कह रहा था कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, उन 100 मॉलिक्यूल में से जैसे एग्जांपल हम माचिस की तीली ले लेते हैं कि जब हम उसको जला रहे होते हैं, तो माचिस की तीली को आप जलाएं तो क्या 100% वो माचिस की तीली पूरी जलेगी? नहीं, कुछ पार्ट उसका उस सेकंड में जल रहा होगा, वो उसका एक्टिव मास है। और जो पीछे का कंपोनेंट है माचिस की तीली का, सपोज मैं कहूं कि ये जो टिप है मेरे पास, या मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस मार्कर को कंसिडर कर लूं कि ये मार्कर है और ये माचिस है आपका, तो माचिस का ये जो टिप है यही सिर्फ जल रहा होगा। इसको हम एक्टिव मास कहते हैं रिएक्शन के दौरान। जिसका ब्लू वाला कंपोनेंट है ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास पैसिव पार्ट होगा, ये एक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये वो पॉइंट है। और इन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मैसेज हैं, इसको या जो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, इनको असल में एक्टिव मास कहा जाता है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, क्योंकि जाहिर बात है रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में जा रहे हैं, तो इन दोनों में इनके एक्टिव मैसेज होंगे, यानी दोनों के एक्टिव मैसेज कंसीडर किए जा रहे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान। तो इन दोनों को केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान इन एक्टिव मैसेज को कंसीडर करके हम एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और असल में ये सारा का सारा लॉ इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। ये जो कंसंट्रेशन का टर्म है
ये आपको उस इक्वेशन में किससे रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा इन ब्रैकेट से कि एक्टिव मैसेज की कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और कंसंट्रेशन की यूनिट ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ी थी कि हमारे पास वो क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी मोलैरिटी की जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, या मोलैरिटी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट किसको कर रहे होंगे, एक्टिव मैस को, और एक्टिव मैस की कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम मोलैरिटी से, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए, कि सपोज ए ऑफ ए यानी ए स्मॉल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको कहें कि ये कोएफिशिएंट्स हैं यानी मोल्स हैं, स्मॉल ए मोल्स हैं, और ए जो होगा वो कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। इसी तरह बी स्मॉल मोल्स, सी स्मॉल मोल और डी स्मॉल मोल्स। और जो हमारे पास कैपिटल हैं वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। ए ऑफ ए बी ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें क्या दे रहा है, सी ऑफ सी और डी ऑफ डी एज अ प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट जो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ किसके, एक्टिव मैसेज जो थे, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के। तो आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा। ए ब्रैकेट पावर में हम कौन से लगाएंगे, वो जो कोएफिशिएंट्स हैं जो हमारे पास स्मॉल में लिखे गए लेटर्स में, और इसी तरह बी और स्मॉल ब्रैकेट बी, ये जो ब्रैकेट्स हमें शो कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, ब्रैकेट के अंदर जो बी और ए शो हो रहे हैं कैपिटल में, ये हमारे पास उस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पावर्स में शो हो रहे हैं ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं जो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखेंगे। इसी तरह अगर आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना चाहिए, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केएफ से। तो इज इक्वल टू के बाद आप देख रहे हैं केएफ है, और इसी तरह ए पावर ए, इसी तरह बी पावर बी, वो इक्वेशन आपको शो कर रही है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करेगा एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट पे। जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा था एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट पे, इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करेगा एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट पे। वो एक्टिव मैसेज क्या है, जिसको मैं आपको समझा रहा था कि पूरे कंपोनेंट्स नहीं होंगे ना रिएक्टेंट के, और ना ही पूरे कंपोनेंट्स होंगे प्रोडक्ट के, बल्कि रिएक्टेंट में भी से थोड़े से कंपोनेंट जो होंगे वो एक्टिव होंगे, और इसी तरह प्रोडक्ट में भी जो बैकवर्ड जा रहे हैं उसमें से एक्टिव होंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज ऑफ सी पावर सी, इसी तरह डी पावर डी के। इसी तरह हमारे पास अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास आएगा रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे कि जो हम एग्जांपल जो हम कंसिडर कर रहे थे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम को समझाना है, तो इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा और बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ा। अब अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे आएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे, उसको हम कह भी रहे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन उस दौरान किसके बराबर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम आप कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस दौरान अब आप दोनों जो इक्वेशंस थी आपके पास, फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन और बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन आप बराबर कर देंगे, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, बैकवर्ड रिएक्शन के या रिवर्स रिएक्शन के बराबर है। तो आप के एफ ए पावर ए, इसी तरह बी पावर बी इज इक्वल टू के आर सी पावर सी, इसी तरह डी पावर डी, ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर होंगे। लेकिन कब, जब इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो तब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं होता इक्विलिब्रियम के अलावा। सिर्फ इक्विलिब्रियम के दौरान आपको ये दोनों रिएक्शंस की फ्लो क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसीलिए इससे पहले कि आप ये लिखें कि यानी जो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों एक्सप्रेशन आपने लिखे। अब जो कांस्टेंट है वो एक तरफ कर दीजिए, और जो प्रोडक्ट और न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन की वैल्यूज है वो दूसरी तरफ करें, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी KF डिवाइडेड बाय KR इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी तरह KF और KR दोनों कांस्टेंट हैं, तो वो एक नए कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये चाह रहा था कि हम उस पॉइंट पे आए। तो ये पॉइंट आपके पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी नया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं KC, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और इसको हम डिफाइन भी ऐसे करेंगे कि KC हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो असल में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KC की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास चेंज हो जाएगी। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि KC क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ब्रैकेट किसको शो कर रहा है, कंसंट्रेशंस को शो कर रहा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में वो रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह KC का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो प्रोडक्ट हमारे पास न्यूमरेटर में होते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास न्यूमरेटर में होती है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर में होती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन असल में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही लाने के लिए था कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेज जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस दौरान जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन आया था, जिसने कहा था कि उस दौरान फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो किसमें चल रहे होते हैं, क्लोज कंटेनर में चल रहे होते हैं। मतलब अगर आप क्लोज कंटेनर नहीं रखेंगे तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी जो प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, वो भी चेंज नहीं हो रहे होते। हाँ, फ्लो हो रहा होता है, डायनामिक है इक्विलिब्रियम, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या रह रहे होंगे, कांस्टेंट रह रहे होंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि KC की वैल्यू जो है वो बेचारी किस पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KC की वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये ली शॉर्टली प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में, कि वहां प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम अगर आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि KC की वैल्यू सिर्फ किससे चेंज होगी, टेम्परेचर से चेंज होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या है, तो मैंने जो इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन हम डिराइव कर रहे थे तो उसमें ही हमें पता चल गया था कि KC असल में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है। तो अगर आप देखें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो जो है वो आपको KC की वैल्यू देता है। और KC को डिफाइन कैसे करेंगे, तो KC की डेफिनेशन भी इसी इक्वेशन से आपको समझ आएगी, कि कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। जो पहला प्रोडक्ट आ रहा है ये मैथ्स का प्रोडक्ट है, जिसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है ये आपको इक्वेशन का प्रोडक्ट कह रहा है। पहला प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकल जो मल्टीप्लिकेशन है उसको, कि KC इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट मैथमेटिकल और दूसरा प्रोडक्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट को कह रहा है, जो हम इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और फिर कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दूसरा प्रोडक्ट जो लफ्ज आ रहा है अब, यानी तीसरा जो प्रोडक्ट का लफ्ज आ रहा है ये भी मैथमेटिकल ही है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट आपके पास न्यूमरेटर में है, इसी तरह रिएक्टेंट आपके पास न्यूमरेटर में है, दरम्यान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट जो पहला आता है मैथ्स की, यानी मैथमेटिकल टर्म है जिसको मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, उसके लिए यूज हो रहा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट को शो कर रहा है। इसी तरह फिर अगला जो प्रोडक्ट आता है वो फिर मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो जो रिएक्टेंट हमारे पास है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। KC इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। आप कितनी ही कंसंट्रेशन क्यों ना चेंज करते जाओ रिएक्टेंट की, स्टार्टिंग में आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हो, 1000 मॉलिक्यूल लिए हो, 10,000 मॉलिक्यूल लिए हो, वो डिपेंड नहीं करवाता KC को, मतलब KC उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप कितना ही चेंज क्यों ना करें, KC एक पर्टिकुलर वैल्यू ही देगा, क्योंकि वो रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो अगर प्रोडक्ट आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू फिर भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह आप स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कम रखें तब भी आपके पास प्रोडक्ट कम बनेंगे, आपके पास रिएक्टेंट भी कम, तो ओवरऑल रेशियो फिर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। KC सिर्फ किस पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर पे, और क्यों डिपेंड करता है, ये आपकी लेवल की नहीं है, ये हायर लेवल में यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। तो आप इतने तक ही सिर्फ याद रखिए कि केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो उससे चेंज हो सकता है। अब इसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है। तो आपके पास जो एग्जांपल है CO प्लस 3H2 आपको दे रहा है CH4 यानी मीथेन प्लस वाटर, और इक्विलिब्रियम का साइन भी है। अब इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, तो ऑलरेडी अगर आपको पता हो कि केसी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ही होता है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या है, CH4 प्लस वाटर, तो आपने CH4 प्लस वाटर लिख देना है इस प्रोडक्ट में, और यानी न्यूमरेटर में, और इसी तरह आपने डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिख देने हैं। लेकिन याद रखिएगा जो कोएफिशिएंट्स लिखे गए हैं उसके साथ, चाहे रिएक्टेंट्स के साथ हो चाहे प्रोडक्ट्स के साथ हो, वो अपने पावर में लिखने हैं। तो आप अगर इस इक्वेशन में देखें CO के पावर 1 है, लेकिन H2 की पावर 3 है, क्योंकि कोएफिशिएंट H2 के साथ कितना था, 3 था। इसीलिए आपने कोएफिशिएंट्स का ख्याल रखना है। पावर जो प्रोडक्ट में थे कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसीलिए उनकी पावर 1 1 रखी गई। CO के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, पावर 1 रखी गई। लेकिन H2 के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट थे, इसीलिए उनकी पावर क्या रखी गई, 3 रखी गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में अगर आप देखें कि ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है, 3O2 मॉलिक्यूल 2O3 ऑफ ओजोन दे रहे हैं, और इसी तरह ओजोन वापस भी दे रहा है, तो रिवर्सिबल का साइन भी है। इसका केसी का एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो केसी का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ओजोन, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो ओजोन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 2 हैं, और इसी तरह जो O2 के कोएफिशिएंट हैं हमारे पास 3 हैं, वो इसके पावर में लिखेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। आगे कर नहीं है अब 1 मिनट में हम ये तो हम कॉलेज के सेंस में कर रहे हैं कि कॉलेज वालों ने आप लोगों के लिए या स्कूल वालों ने आप लोगों ने के लिए वीकली बेसिस पे असाइनमेंट के लिए हम प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल पे अलग से खुद भी आप लोगों के लिए 10 या 15 दिन में ईद के बाद पूरी बुक को कवर करूंगा, और वो 40 या 30 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 10 या 15 दिनों में ही पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं वो एक एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर ही होगा, और सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर करवाऊंगा। तो जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे आजकल एकेडमी में नहीं जा रहे और वो चाहते हैं कि कोर्स उनका जल्दी से जल्दी कवर हो, तो इंशाल्लाह ये वीडियोस मुसलसल चलती रहेंगी और कंसेप्टिव आपको मिलती रहेंगी। लेकिन फॉरवर्ड करती रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल्स को, अपने दोस्तों को कहिए। इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी इसी तरह, 9th का और 8th का भी इसी तरह होगा। तो जितना आप लोग शेयर करते जाएंगे, हमारे चैनल को प्रमोट करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम इफेक्टिव काम कर सकेंगे। लेकिन कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि जितने मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिलते जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि बाकी आप लोग इंटरेस्टेड है, तब मैं वो सेशन स्टार्ट करूँगा। एटलीस्ट मुझे पता हो कि यार बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, तो हम ज़रूर उसको 10 या 15 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।